गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने अध्याय 8 में प्रश्नावली 8.1 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। आज हम 8.2 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं एवं सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है वह है क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य क्या होता है? वह मूल्य जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वह हमारा कहलाता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को खरीदा गया हो क्रय मूल्य कहलाता है। पहले हम सारी परिभाषाएं समझ लेते हैं, फिर एक उदाहरण के साथ ऐसे इन सबको एक साथ समझेंगे। दूसरा, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य क्या होगा? तो वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को बेचा गया हो विक्रय मूल्य कहलाता है। वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को बेचा गया हो विक्रय मूल्य कहलाता है। अब हम उदाहरण के साथ ऐसे दोनों को समझते हैं। मान लेते हैं कोई एक वस्तु है जो 1000 रुपए की हमने खरीदी है और उसे हम 1200 रुपए में बेच रहे हैं, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और लाभ क्या होगा समझते हैं। उदाहरण के लिए एक रेडियो को 1000 रुपए में खरीदकर 1200 रुपए में बेच दिया जाता है। जैसे एक रेडियो को 1000 रुपए में खरीदकर हमने 1200 में बेच दिया, तो यहाँ देखिए हमने रेडियो को खरीदा कितने में? 1000 रुपए में। तो यह जो 1000 रुपए है यह हमारी क्या कहलाएगी? कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। और अब हमने इसको बेचा कितने में? 1200 रुपए में। तो यह 1200 रुपए हमारे कहलाएगी सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य। अब हम देखें कि हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया इस सवाल में। क्रय मूल्य हो गया 1000 रुपए और विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है 1200 रुपए। अब आप बताइए हमें क्या लाभ होगा या हानि होगी? तो हम देखते हैं कि 1000 रुपए की चीज को, वस्तु को खरीद कर यदि हम 1200 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें लाभ हो रहा है। कितना रुपए का लाभ हो रहा है? लाभ हो रहा है 1200 में से यदि हम 1000 रुपए घटा दें तो हमारे पास लाभ आता है 200 रुपए। ये हमारा क्या हो रहा है? लाभ या प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का सूत्र भी बन गया। कैसे बना? प्रॉफिट क्या है? 1200 माइनस 1000। तो 1200 हमारा क्या था? विक्रय मूल्य। और 1000 हमारा क्या था? क्रय मूल्य। तो लाभ का सूत्र हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसी तरह यदि हम इसी वस्तु को 1000 रुपए में खरीद कर 900 रुपए में बेच देते तब क्या होता? तो हमने खरीदा तो 1000 रुपए में है और बेचा कितने में है? 900 रुपए में। तो इस बार हमें क्या होगा? हानि होगी, क्योंकि हमने खरीदा ज्यादा रुपए में और बेचा उससे कम रुपए में, तो हानि होगी। हानि कितनी होगी?
तो हम निकालेंगे हानि 1000 में से 900 चले गए तो पीछे बच गए 100 रुपये। तो 100 रुपये हमारा क्या हो गया, हानि या लॉस। तो हमारा हानि का भी सूत्र बन गया, 1000 क्या था क्रय मूल्य और 900 क्या था विक्रय मूल्य, यानी हानि का सूत्र हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जबकि लाभ का सूत्र हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इनको हम लिख लेते हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट है लाभ। तो लाभ क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और इसी तरह हमारा अगला चौथा पॉइंट हो जाएगा हानि या लॉस। यह हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो इस प्रकार जो हमारा लाभ या हानि आएगा यह हमारा आएगा रुपए में, यानी कि 100 रुपए 200 रुपए जो अभी हमने देखा था, लाभ हुआ था हमारा 200 रुपए का और हानि हुई थी हमारी 100 रुपए की, यह तो था रुपए में। यदि हमें परसेंटेज में ज्ञात करना हो लाभ और हानि को परसेंटेज में, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। क्योंकि हमें परसेंट ज्ञात करना है तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, जब भी परसेंट ज्ञात करना होगा 100 से गुणा करेंगे और हटाना होगा तो 100 का भाग करेंगे। इसी तरह हानि परसेंट का यदि फॉर्मूला निकालना है तो इसमें हम देखेंगे हानि बट्टे में हमेशा क्रय मूल्य ही आएगा, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, और गुणा में आ जाएगा 100। कैसे, जैसे अभी हमने उदाहरण लिया था रेडियो का, उसमें हमने 1000 रुपये लिया था, कॉस्ट प्राइस हमारी 1000 थी, सेलिंग प्राइस हमारा 1200 रुपये था, तो हमारा प्रॉफिट हो गया था, वो हो गया था 1200 माइनस 1000 बराबर 200 रुपये। तो ये जो 200 रुपये ये तो रुपए में है। अब यदि हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालने, प्रॉफिट परसेंटेज, तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना, लाभ कितना हुआ 200 रुपए का, अब बट्टे में आएगा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था 1000 रुपए और इंटू में 100। अब देखिए एक जीरो से ये, इससे ये कैंसिल, ये वाले से ये कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया 20%। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम रेडियो को 1000 रुपए में खरीद कर उसको 1200 रुपए में बेच रहे हैं तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना होगा 20%। और इसी तरह जो हमने एक दूसरा उदाहरण लिया था हानि वाला, उसमें हमारी कॉस्ट प्राइस थी 1000 और सेलिंग प्राइस हमने 900 ली थी, तो हमें लॉस हुआ था, कितना हुआ था, 1000 में से 900 रुपये चले जाएंगे तो लॉस हुआ था 100 रुपये का। तो यह जो लॉस है यह रुपये में, लेकिन यदि हमें लॉस परसेंटेज में निकालना है, लॉस निकालना है परसेंटेज में, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य कितना है और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह हम देखें तो हमारे पास आ जाता है 10%। तो हम कह सकते हैं कि यदि रेडियो को हम 1000 रुपए में खरीद कर 900 रुपए में बेच रहे हैं तो हमारा जो लॉस परसेंट है वो कितना हो जाएगा 10%। यह था हमारा लाभ और हानि परसेंटेज के रूप में। अब हमें इसमें एक छोटी सी चीज और ध्यान रखनी है कि ऊपरी खर्चे यानी ओवरहेड एक्सपेंसेस, अगला हमारा टॉपिक है ऊपरी खर्चे ओवरहेड एक्सपेंसेस। ऊपरी खर्चे क्या होते हैं कि जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और यदि उसको खरीदने में हमें कोई मरम्मत या गाड़ी भाड़ा कोई हमारा अंदर एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है, तो वो जो चार्ज होगा
वो क्रय मूल्य के अंदर जुड़ जाएगा। ऊपरी व्यय खर्चे कहलाते हैं किसी वस्तु को खरीदने पर लगे एक्स्ट्रा खर्चे। किसी वस्तु को खरीदने पर उस पर लगे अतिरिक्त व्यय ऊपरी खर्चे कहलाते हैं। ये खर्चे क्रय मूल्य में जुड़ते हैं, अर्थात ऐड होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमने एक पुराना स्कूटर 20,000 रुपये में खरीदा और उसको मरम्मत कराकर जब हमने ठीक किया तो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लग गए, फिर हम उस स्कूटर को 30,000 रुपये में बेच लेते हैं, तो हमारा जो लाभ है वह कितना होगा? जैसे ऊपरी व्यय खर्चे में क्या आते हैं? मरम्मत है, गाड़ी भाड़ा है, या कोई मजदूर को मजदूरी देते हैं, वो सारे ऊपरी व्यय में आते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, किसी पुराने स्कूटर को 20,000 रुपये में खरीद कर 5,000 रुपये मरम्मत के चुकाए। स्कूटर को 30,000 रुपये में बेचने पर लाभ हानि ज्ञात कीजिए। इस उदाहरण में देखें तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो हम कहेंगे 20,000 रुपये और बेचा कितने में? 30,000 रुपये। तो हमारा जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया 10,000 रुपये। तो यह हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि इस बार हमारा क्रय मूल्य 20,000 नहीं होगा, हमारा क्रय मूल्य होगा 25,000, क्योंकि ये जो 5,000 है वो मरम्मत के हमने स्कूटर के ऊपर खर्च किए, तो यह इसके क्रय मूल्य में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये कहलाएंगे ओवरहेड एक्सपेंसेस, ऊपरी व्यय। तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो 20,000 नहीं होके 25,000 हो जाएगा, विक्रय मूल्य 30,000 हो जाएगा, और जो पीछे 5,000 बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा 20,000 प्लस 5,000। तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो 25,000 हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना है? तो विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है 30,000 रुपये। तो अब हम निकाल सकते हैं लाभ। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हमारा लाभ कितना हो जाएगा? 5,000 रुपये का। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला हमारा टॉपिक है वह है बट्टा डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है कि जो वस्तु होती है उसके मूल्य में हमें छूट दे दी जाती है। जैसे सेल में होता है कि 10% ऑफ, 20% ऑफ, तो वो जो छूट होती है वही हमारा क्या कहलाता है? डिस्काउंट।
यह किसके ऊपर दिया जाता है? यह दिया जाता है अंकित मूल्य पे, मार्क प्राइस पे, यानी कि जो उस वस्तु के मूल्य लिखा गया है उसके ऊपर हमें छूट दी जाएगी और हमारा जो मूल्य होगा वह उससे कम हो जाएगा। तो डिस्काउंट क्या होता है? किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट बट्टा कहलाती है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट बट्टा कहलाती है। अब बट्टा प्रतिशत का फॉर्मूला, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा बट्टा। अब यहां क्रय मूल्य नहीं आएगा, यहां क्या आएगा? अंकित मूल्य, जिसे हम कहेंगे मार्क प्राइस। अंकित मूल्य और गुणा में हो जाएगा 100। क्रय मूल्य क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो बट्टा है यह किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। जैसे किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए है और उस पर 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है या 20% बट्टा दिया जा रहा है, तो बट्टा कितना होगा? या बट्टे का परसेंट, या हम कैसे कह सकते 100,000 रुपए की वस्तु को हम 800 रुपए में दे रहे हैं, तो बट्टा परसेंट कितना होगा? जैसे किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, वह इस पर 250 रुपए की छूट देता है, तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए है और वह इसके ऊपर 250 रुपए की छूट दे रहा है, तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बट्टा प्रतिशत क्या होगा? बट्टा प्रतिशत होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना मिला? 250 रुपए का, बट्टा मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। इसका अंकित मूल्य क्या है? तो अंकित मूल्य है 1000 रुपए और गुणा में आ जाएगा 100। अब हम देखें, सब जीरो से कट जाएंगे तो हमारे पास पीछा कितना बचा? 25%। तो हम कहेंगे उसने जो हमें, दुकानदार ने जो हमें डिस्काउंट दिया है वो कितना परसेंट दिया है? 25%। बढ़ते हैं आज के लास्ट टॉपिक की तरफ। हमारा लास्ट टॉपिक है वह है वेट, सेल टैक्स या जीएसटी। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। किसी भी वस्तु के जब हम खरीदते हैं तो उसके ऊपर हमें या तो वेट दिया जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल टैक्स या जीएसटी दिया जाता है। वह क्या होता है? जो हमारी सरकार द्वारा लिया जाता है। जैसे यदि कोई वस्तु है 100 रुपए की और उस पर 10% जीएसटी लगा हुआ है, तो हम जब इस वस्तु का मूल्य चुकाएंगे तो हम इसको 100 रुपए तो यही होगा और प्लस 100 का 10% यानी 10 रुपए यह हम जीएसटी की देंगे। तो कुल मिला के हम उस वस्तु को 110 रुपए में खरीदेंगे, जिसमें से 100 रुपए तो दुकानदार को मिलेंगे और यह जो 10 रुपए है यह गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो यह कहलाता है जीएसटी। तो इसका निकालने का सिंपल सा तरीका है, जीएसटी हो या वेट हो या फिर सेल टैक्स, इसका परसेंटेज का फॉर्मूला है, ऊपर वापस वही आएगा जीएसटी, सेल टैक्स या वेट, बट्टे में क्या आ जाएगा
बट्टे में हम ले लेंगे क्रय मूल्य या मार्केट अंकित मूल्य, कुछ भी ले सकते हैं, क्रय मूल्य। यानी हमने उसको कितने में खरीदा, 100 रुपए में खरीदा हमने, तो यह हमारे बट्टे में आ जाएगा 100 रुपए और गुणा में हो जाएगा 100। तो यह हमारा हो जाएगा जीएसटी सेल टैक्स का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। या हम क्रय मूल्य की जगह यदि क्रय मूल्य नहीं हो तो हम अंकित मूल्य भी ले सकते हैं, दोनों चीजें। उदाहरण के लिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपए है, जिस पर 60 रुपए जीएसटी है, तो जीएसटी परसेंटेज ज्ञात कीजिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपए है, यानी हमने उसको 300 रुपए में खरीदा है, जिस पर 60 रुपए जीएसटी का है, तो जीएसटी परसेंट ज्ञात कीजिए। तो जीएसटी परसेंटेज क्या हो जाएगा, जीएसटी बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब हम देखें जीएसटी कितनी दी हमने, जीएसटी हमने 60 रुपए दिया है और हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो है 300 रुपए, और गुणा कर लेंगे हम 100 से, तो हम देखते हैं कि यह 0 से ये 0 कट जाएंगे और 60 में यदि हम 3 का डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 20%। तो हमारे जो जीएसटी होगी वह कितनी होगी, 20%। तो आज की क्लास में हमने विभिन्न प्रकार के सूत्रों का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।